we will be making an in-depth discussion of the paper which was held in May 25. जो MCQs थे केस सिनेरियो बेस्ड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम क्या है सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिकली जो ये पेपर था आपका, ये एवरेज कैटेगरी का पेपर था, यानी क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं थे, एंड आप इजीली एग्जामिनेशन मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन विच इज वॉट रिलेटिंग टू द कॉमन क्रेडिट, और उसका एट्रीब्यूशन जो करना है टूवर्ड्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ये एज इट इज क्वेश्चन अपन ने अपने इस बार के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर दिया था। ये एज इट इज क्वेश्चन आप चाहें तो देख भी सकते हैं, मतलब एज इट इज क्वेश्चन, सिर्फ उसके फिगर्स वगैरह बदले हैं, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ये पहला 14 नंबर क्वेश्चन अपन ने शॉर्ट में दिया था। मैं आपको बताऊं, देखिए अपनी ऐप के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसी के अंदर ये आ रहा था। यहाँ पे वी हैव डिस्कस दैट सेम, जो IDTL के शॉर्ट क्वेश्चंस अपन ने दिए थे, इसके देखिए यहाँ पे ये जो सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल फंडामेंटल सेम थे, और वही बात थी जिस बच्चे ने कर लिया उसके कोई दिक्कत नहीं आनी थी। ये क्वेश्चन था अपना, जैसे इसमें एक्सपोर्ट ऑफ एम विद पेमेंट ऑफ IGST आ रहा है, एक्सपोर्ट अंडर LUT आ रहा है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, इंटरेस्ट है, सेल ऑफ शेयर्स है, और कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विस, मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें एक प्रोडक्ट एन प्रोडक्ट RCM के बेसिस पे था, यहाँ भी वही चीज़ इन्होंने दे रखी है। तो फंडामेंटली ये क्वेश्चन एक तरह से मान लें कि अगर जिसने कर लिया ही विल बी एबल टू डू दिस वेरी इजीली। 14 नंबर क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाए तो कितना बढ़िया है। तो लेट अस स्टार्ट। मेजर्स BBV लिमिटेड ऑफ नागपुर रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है। इज एंगेज्ड इन मेकिंग द प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज। ये आउटवर्ड सप्लाईज इफेक्ट कर रहा है। देखो पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट D, टैक्सेबल प्रोडक्ट D को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक्स ये दे रहा है। सर्विसेज और भी दे रहा है जिसमें टैक्स पेएबल है RCM में, सर्विसेज वो भी दे रहा है जिसमें टैक्स पेएबल है RCM में, एंड अदर सप्लाईज दे रहा है। BBV लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स टू द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर। अब देखो इसने क्या किया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे पढ़ेंगे हम, कि ये जो भी अमाउंट्स ऊपर दे रखे हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ GST हैं, वेर एवर एप्लीकेबल। कोई नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ITC कोई बैलेंस नहीं है। अज्यूम ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द ITC हैव बीन फुलफिल्ड। बाकी सारी कंडीशंस अपन ने फुलफिल कर दी गई है, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ GST पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज आर अवेलेबल इन GSTR 2B। दूसरा ये है कि अज्यूम दैट ऑल द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ऑफ कंपनी आर इंटरस्टेट। सारे जो भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस यानी इंटरस्टेट है IGST लगेगा, जिसमें गुड्स पे रेट दे रखी है 12% की, सर्विसेज पे रेट दे रखी है 18% की, और GTA की सर्विसेज पे रेट है 5% की। GTA की सर्विसेज पे रेट है 5% की। आर कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ रूल 86B, यानी आपको 99% ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तक ही आप ITC को यूटिलाइज कर सकते हो। 1% तो आपको किस में जमा कराना पड़ेगा? कैश में ही जमा कराना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कंप्यूट द नेट मिनिमम GST लायबिलिटी ऑफ BBV लिमिटेड टू बी पेड इन कैश में आफ्टर यूटिलाइजिंग द ITC in the month of October. Legal explanations for each point should form the part of your answer. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें कि जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में पहला है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट D।
विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यानी आपने एक्सपोर्ट किया है प्रोडक्ट डी का विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, यानी यहाँ पे आपने आईजीएसटी पे किया है 16.5 लाख रुपए का 12% की रेट से आईजीएसटी इसके अंदर लग जाएगा, 16.5 का 12% की रेट से ये आ जाएगा 1,98,000 रुपये, 1,98,000 रुपीज़। ये आ गई आपका आउटवर्ड टैक्स। फिर है प्रोडक्ट डी सप्लाइड अंडर एलयूटी टू मेजर्स CFF प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन SEZ। तो अब ये बेसिकली क्या हो जाएगी, सेम विल बी रिगार्डेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। अगर आप सेज की यूनिट को माल दे रहे हो फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, तो ये क्या है, बेसिकली ये जीरो रेटेड सप्लाई है, LUT के तहत गया हुआ है, तो नो GST वुड बी पेएबल ऑन द सेम। ये इस पर कोई GST लगेगा नहीं। तो बेसिकली सप्लाई टू SEZ यूनिट, जो SEZ यूनिट की जो सप्लाई है वो जीरो रेटेड सप्लाई है, नो टैक्स विल बी पेएबल सिंस द गुड्स हैव बीन सप्लाइड अंडर से LUT। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट डी अंडर LUT, ये भी क्या किसके एम्बिट में आ रहा है, ये भी जीरो रेटेड सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है, ये भी जीरो रेटेड सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है, ये भी जीरो रेटेड सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है। तो यहाँ भी कोई टैक्स बेसिकली लेवेबल नहीं होगा। डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो ये 46 लाख का 12%, 46 लाख का 12% IGST लेवेबल हो जाएगा। 5,52,000 रुपये ये लग जाएगा, 5,52,000 रुपये ये लग जाएगा। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ अदर आउटवर्ड सप्लाईज और विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM के तहत टैक्स लग रहा है, यानी सामने वाले को टैक्स देना है। ये हमारे लिए किसके एम्बिट में आ जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में आएगा। यानी अपने को इसके रिलेशन में एक तरह से ITC को क्या करना पड़ जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो टैक्स है इस पे अपन ITC यूज़ नहीं कर सकते। ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की नेचर का हो गया, क्योंकि आपका जो अपन जो सप्लाईज कर रहे हैं वो सामने वाले बंदे को टैक्स देना है, तो बेसिकली इस पे भी कोई GST की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। यहाँ रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, इस पे कोई GST लेवेबल नहीं होगा, नो GST वुड बी लेवेबल। परंतु ये बेसिकली उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ये टर्नओवर का जो पार्ट बनेगा एग्जेम्प्ट सप्लाई का, यहाँ पे बेसिकली ये क्या है 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, 42 लैक्स का 1%, ये एक तरह से एग्जेम्प्ट सप्लाई की नेचर का हो गया। ये 42,000, ये 42,000 एग्जेम्प्ट सप्लाई की नेचर का रहेगा। देन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक्स टू मेजर्स ABP अ GTA फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर आपने ट्रक्स GTA को दिए हैं तो ये किसके एम्बिट में आता है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ये क्या हो गई, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगी ये, इस पे कोई GST की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। सेल ऑफ लैंड, ये भी लैंड बेसिकली सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग वो शेड्यूल 3 के अंदर दे रखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नो GST, कोई GST इसमें लेवेबल नहीं होगा। और इसमें जब अपन एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बेसिकली जब अपन टर्नओवर निकाल रहे हैं तो यहाँ सेल वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 280 बीइंग 2% ऑफ द वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी कितनी है 280 है, बीइंग 2% ऑफ द वैल्यू कंसिडर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो गई, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2%, यानी 1 करोड़ और 40 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ और 40 लाख रुपए। सेम चीज़ है, ऑलरेडी ये अपन ने पूछा हुआ था, ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए। GST की लायबिलिटी तो अराइज हो नहीं रही है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई की एम्बिट में आएगा, यहाँ GST की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, यहाँ GST की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। परंतु ये रिवर्सल के लिए सेम विल नॉट बी रिगार्डेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC।
ठीक है, फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी। फिर आगे देखिए, यहां पे बोल रहे हैं डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज फॉर द मंथ। अब है कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज फॉर आउटवर्ड सप्लाई। इनपुट 20 लाख के हैं, 12%, यानी 240 हो गया इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट सर्विस 8 लाख की है, इसका 18% हो गया। एक 1,44,000, तो 384 हो गया एक तरह से, 384 कॉमन क्रेडिट हो गया। अब यहां और फर्दर दे रखा है फ्रेट पेड इन रिलेशन टू प्रोडक्ट डी टू एन अनरजिस्टर्ड जीटीए यूज इन रिलेशन टू टैक्सेबल सप्लाई। इस पे आरसीएम लगेगा, ये आरसीएम की लायबिलिटी आ गई, और इस पे आईटीसी भी मिल जाएगा। और ये आरसीएम की लायबिलिटी एक बार कैश में ही पे करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। 75,000 का 5%, क्योंकि जीटीए के लिए इसने बोल रखा है, तो जीटीए की लायबिलिटी आरसीएम के तहत टैक्स होगा, और ये कैश में पे होगी 3750, ये कैश में पे होगी। अब अपने को क्या देखना है कि भाई अपनी कितनी टोटल आउटवर्ड सप्लाई आ गई है। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, कितनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है देख लो, 198, 198 तो एक आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो 552 आ गई, 7.5 लाख आई, और तो कुछ आया नहीं नीचे, ये तो सब आ ही नहीं रहे, तो ये आई है 7.5 लाख रुपए। अब 3 लाख और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कॉमन है, कॉमन क्रेडिट कितना आ रहा है भैया? कॉमन क्रेडिट आ रहा है यहाँ पे 384, 384 कॉमन क्रेडिट है, इनटू ये जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए रिवर्स करना है। तो अब एग्जेम्प्ट सप्लाई देखो कौन कौन सी आ गई। एक तो हो गया 8 लाख रुपए जो आरसीएम के तहत टैक्स जा रहा है, मतलब जो अपनी सप्लाईज हैं आरसीएम के तहत टैक्स जाएगा, वो एग्जेम्प्ट में एम्बिट में आ रही है। फिर 42,000 रुपये जो सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है। उसके अलावा हायरिंग ऑफ ट्रक्स एग्जेम्प्ट है 7 लाख। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई आपकी 1,40,00,000। यही आएगी, तो कितनी हो गई ये देखो, 8 लाख प्लस 42,000 प्लस 7 लाख प्लस 1,40,00,000। एक यहाँ इससे लिख देता हूँ जो याद रह जाएगा, 1,55,42,000। अब अपने को नीचे लिखना है टोटल टर्नओवर, तो 16.5 लाख हो गया, प्लस 9 लाख हो गया, प्लस 11 लाख हो गया, प्लस 46 लाख हो गया, प्लस 8 लाख हो गया, प्लस 42,000 हो गया, प्लस 7 लाख हो गया, प्लस 1,40,00,000 हो गया, और फिर ये आया प्लस 251 हो गया। समझ में आया? यानी कितना हो गया ये देखो, टोटल टर्नओवर 1650
16,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 11 लाख प्लस 46 प्लस 8 लाख प्लस 42,000 प्लस 7 लाख प्लस 140 प्लस 251। ये आ रहा है 240। भाई कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार। 240,43,000 ये टोटल हो गया। तो अब इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्या करना पड़ जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा एक तरह से। तो 384 1 2 384 इंटू, या डिवाइड कर लें पहले, डिवाइड 243,000 इंटू 155,42,000। ये आ गया। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरह से टुवर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाईज आ गया 2,48,227। 2,48,227 ये आपको रिवर्स करना है। ये आपको रिवर्स करना है। तो 384 में से ये रिवर्स कर दो, क्योंकि ये तो मिलेगा नहीं आपको। 248,227। तो ये बच गया कितना, 99,772। 99,772। एक तो ये आईटीसी आ गया और एक जीटीए वाला आ गया। वो तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए आया था काम में। 3750 जीटीए वाला, 3750 था जीटीए वाला, ठीक है। 3750 जीटीए वाला। तो ये आपने को आईटीसी मिल जाएगा। तो 99,772 प्लस 3750 103,522 103,522 ये आपको आईटीसी मिल गया। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही थी आपकी 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही थी। इसमें से 103,522 आपने आईटीसी यूज कर लिया। तो आपकी जो लायबिलिटी आ गई एक तरह से, एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लो भैया। 384 में से रिवर्सल कराया अपन ने 248। 384 है, 384 में से 248 का रिवर्सल किया है। 248 227 ये कैलकुलेशन 348 लिख दिया मैंने एक्चुअली में। ये हो जाएगा 135,773 प्लस 3750। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन एक बार फिर भी आप टैली कर लो। कितना आ रहा है, 139,523। अब सही है, अब सही है। 139,523 आ रही थी अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 7.5। इसमें से घटा दी अपने 139,523। तो ये आ जाएगी अपनी, जो आपको जीएसटी कैश में पे करना है, आईजीएसटी जो आपको कैश में पे करना है। कितना आ जाएगा ये, 7.5 घटाए तो ये आ गया 610, 477। तो ये देना है आपको, प्लस जो आपको जीटीए वाला देना है कैश में 3750। तो टोटल जो लायबिलिटी आपकी आ जाएगी प्लस 3750 6,14,227। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन बिल्कुल जो अपने, यही क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे अपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इसमें पूछा था। इसमें फंडामेंटली सेम कंसेप्ट था जो अभी अपन ने डिस्कस किया। तो ये एज इट इज क्वेश्चन एक तरह से हम कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से आया 14 मार्क्स का, ठीक है। तो ये अभी 14 मार्क्स का क्वेश्चन था जो अभी अपना डिस्कशन अपन ने किया।
अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर आपने करा हुआ है तब तो इजीली आप इसको कर सकते हो। फिर हम आते हैं क्या सेकंड के ए पे। ये बेसिकली क्या है, कुछ एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, कुछ आरसीएम से रिलेटेड है। नॉर्मली इसी तरह का क्वेश्चन क्या है ये बनाते हैं। तो देखिए सेकंड का ए पढ़ते हैं आप। मेजर्स जेएलएम एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट बेंगलुरु इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। जेएलएम एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट बेंगलुरु इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब यहां पे क्या कह रहा है, इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहला देखो, अमाउंट चार्ज फॉर कंपोजिट सप्लाई of goods and services by way of milling of wheat into wheat flour along with fortification to Tamil Nadu government। ये अपन ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को दी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट फ्लोर अंडर पीडीएस सिस्टम। तो बेसिकली अपन सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अब बेसिकली यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट 25 नॉट मोर देन व्हाट 25% ऑफ द टोटल कंपोजिट वैल्यू ऑफ सप्लाई, तब वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। पर इसने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो बेसिकली ये सेम शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट। ठीक है। अब ये सर्विसेज जो सप्लाई की जा रही है द सेम हैज बीन सप्लाइड टू तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर पीडीएस, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम तो कहाँ रजिस्टर्ड है, कर्नाटका में। ये सप्लाई बेसिकली की जा रही है यहाँ पे, ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या हो जाती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है। तो 8.5 लाख रुपए का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई हो गई और जीएसटी की रेट दे रखी है क्वेश्चन में 18% की रेट से आईजीएसटी इस केस के अंदर लग जाएगा। इसमें 18% की रेट से क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लेविएबल होगा। 8.5 लाख का 18%, 1,53,000 रुपये। ठीक है। दूसरा देखो, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डीएसए टू लोकल ब्रांच ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अगर इंडिविजुअल डीएसए होता है और वो सर्विसेज देता है टू अ बैंकिंग कंपनी, तब क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। ये क्या हो जाएगा, सेम विल बी कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लोकल ब्रांच है तो यहाँ पे ये 4 लाख का 9% सीजीएसटी लग जाएगा। ये एग्जेम्पशन यहाँ मिलेगा नहीं बिकॉज इज नॉट एन इंडिविजुअल डीएसए। ये यहाँ पे ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए 36,000 रुपये सीजीएसटी लग गया और 36,000 रुपये ही क्या लग जाएगा आपका, एसजीएसटी लग जाएगा। देन सप्लाई ऑफ टोबैको लीव्स एज एग्रीकल्चरलिस्ट टू राम एंड सन्स, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है रजिस्टर्ड एट हुबली कर्नाटका। तो एग्रीकल्चरलिस्ट अगर क्या है, टबैको लीव्स की सप्लाई कर रहा है, तो अपन ने पढ़ा था सेम इज कवर्ड अंडर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। सेम विल बी कवर्ड अंडर व्हाट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, या आरसीएम के तहत रेसिपिएंट को इस पर टैक्स देना पड़ेगा। Then amount of services provided to state government in relation to training of drivers at Karnataka during Road Safety Week celebration of the Karnataka government, amount received है, services दी गई है state government को। 79.5% of the total expenditure is borne by the government, ये भी इसके एम्बिट में आ जाएगा, exempt supply के एम्बिट में आ जाएगा। If 75% or more of total expenditure इज बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये 12/2017 के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो दिस विल बी ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। तो सबकी एग्जेम्प्ट लिख के रीजनिंग लिखने के प्रॉपर मार्क्स आपको अलोकेट होंगे। तो एक तरह से लायबिलिटी आपकी इस हिसाब से आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो,
JKL and Sons got permission from the municipal authorities to build 8 floors of building in Bengaluru, but it agreed to build only 4 floors of building and received 26 lakh as compensation from Sunil Constructions Limited, a neighboring housing project, which wants to protect its sunlight. तो ये अपन ने एक सर्कुलर देखा था जिसमें ये बोला गया था कि बेसिकली इट इज़ व्हाट एग्रीइंग टू एन ओब्लिगेशन, इट इज एग्रीइंग टू ओब्लिगेशन to refrain from act, यहाँ पे GST would be leviable, same will be coming under the ambit of supply. और place of supply कहाँ रहेगी, यहाँ पे place of supply is location of recipient, बेंगलुरु ही रहेगी इसमें place of supply, तो CGST लग जाएगा, SGST लग जाएगा. 26 लाख का 9% CGST लग गया, 26 लाख का 9% क्या लग गया, SGST लग गया. ठीक है, 234 और 234 ये CGST SGST लग जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अब ये VRM लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, is a registered job worker in the state of Haryana under GST and providing various job work services relating to metal products. ठीक है, various services दे रहा है relating to say metal products. On 30th April 2024, VRM Limited received steel cabinets worth 48 lakhs. VRM को क्या मिला, स्टील कैबिनेट्स मिले worth 48 lakhs under a delivery चालान with e-way bill for purpose of job work from Messrs Vijay Private Limited, a registered manufacturer in हरियाणा. तो देखो इसी सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपन ने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर दिया था. एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, सेम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर दिया था. देखिए अपने शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन हैज बीन गिवन बाय अस. ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन जॉब वर्क वाला था. एक सेकंड, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे मई 25 के जो अपन ने दिए थे बच्चों के हिसाब से. और ये देखो, ये बिल्कुल सेम. आलोक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर सेंट स्टील कैबिनेट्स वर्थ 50 lakhs अंडर डिलीवरी चालान टू प्रेम टूल्स रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है. तो फंडामेंटली ये मेटल फ्रेम और ये सब चीज़ें, मेटल वेस्ट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ सर्विसेज पे ये रेट आ रही है, ये सब चीज़ें दे रखी है. और GST लायबिलिटी प्रेम टूल्स की निकालनी थी, और यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखी है. यहाँ पे GST लायबिलिटी किसकी निकालनी है, वही रजिस्टर्ड जॉब वर्कर यानी VRM लिमिटेड की निकालनी है अपने को. ठीक है, तो बिल्कुल फंडामेंटल सेम क्वेश्चन 5 नंबर का ये एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन में था. द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडिंग माउंटिंग द स्टील कैबिनेट्स ऑन अ मेटल फ्रेम, वो की वही चीज आ रही है. एंड सेंडिंग बैक द माउंटेड कैबिनेट्स टू विजय प्राइवेट लिमिटेड. द मेटल फ्रेम्स आर टू बी सप्लाइड बाय मेजर्स VRM लिमिटेड अलॉन्ग विथ सर्विसेज रिलेटिंग टू जॉब वर्क. VRM लिमिटेड ने जो जॉब वर्कर है उसने एग्री टू चार्ज टोटल कंसिडरेशन ऑफ 6.5 लाख फॉर सेल ऑफ एंटायर माउंटिंग जॉब वर्क एक्टिविटी इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मेटल फ्रेम्स. जो मेटल फ्रेम्स उसने काम में लिए हैं, ठीक है, जो मेटल फ्रेम उसने काम में लिए हैं स्टील कैबिनेट के अंदर. तो ये बेसिकली कंपोजिट सप्लाई हो गई. जॉब वर्क क्या होती है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के एम्बिट में आती है. जॉब वर्क की सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस की एम्बिट में आ रही है. तो माउंटिंग ऑफ स्टील कैबिनेट्स, जो माउंटिंग ऑफ स्टील कैबिनेट्स ऑन मेटल फ्रेम्स, एक तरह से क्या हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस की हो गई. सप्लाई ऑफ सर्विस में जो रेट ऑफ GST लगेगी, इसमें लगेगी, वो सर्विस की GST की रेट लगेगी. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. यहाँ पे 18% की रेट से क्या लगेगा, GST क्या है लगेगा, कि सर्विस की रेट इसमें नीचे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 18%.
VRM Limited agreed to charge total consideration of 6.5 lakh for entire mounting job work activity including value of metal frames. During the course of mounting activity, metal waste is generated out of metal frames. metal waste एक अलग से जनरेट हो रहा है. जो भी VRM बेच रहा है 52,000 रुपये में, अपने भी क्वेश्चन में यहीं दे रखा था कि भाई मेटल वेस्ट भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे और उसकी भी सेल कैरी आउट की जा रही है. सेल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग जॉब वर्क. ठीक है, तो यहाँ मेटल वेस्ट की भी वो आ रही है और सेम में जॉब चार्जेस वाली बात चल रही है. ठीक है, इसमें मेटल वेस्ट की जो रेट है वो इस केस के अंदर अप्लाई हो जाएगी. एंड स्टील कैबिनेट्स को वापस से बेच दिया गया अंडर डिलीवरी चालान विद ई-वे बिल. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टेक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ वीआरएम रिलेटेड टू सेट ट्रांजैक्शन. एक तो 6.5 लाख रुपए पे क्या हो जाएगा, 18% की रेट से जीएसटी लेविएबल हो जाएगा. एक तो 6.5 लाख पे 18% की रेट से जीएसटी लेविएबल हो जाएगा. ठीक है, 1,17,000. अब CGST SGST भी अब इसमें कहाँ है, कहाँ भेजा, कहाँ नहीं भेजा, ये इसने कुछ बताया नहीं है. CGST SGST लग जाएगा, CGST SGST लग जाएगा. ऐसे लिख सकते हो, दे रखा है इसमें. तो ये 58,500 CGST लग गया, 58,500 SGST लग गया. मेटल फ्रेम बेच दिए इसने, मेटल फ्रेम बेच दिए, मेटल वेस्ट बेच दिया, मतलब मेटल वेस्ट बेच दिया. और वो कितने में बेचा, 52,000 में. उसमें जीएसटी रेट, गुड्स है वो, ये गुड्स है और इस पर जीएसटी रेट लग जाएगी. और वेस्ट 12% की रेट से जीएसटी लग जाएगा. 6240 रुपये क्या है, इस पर जीएसटी लग जाएगा. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एज इट इज अपने शॉर्ट के अंदर दे रखा है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. DF Limited imported a packaging machine from USA and DF Limited has paid 56,000 as charges for developmental activities for work in India with respect to imported machinery. तो ये तो एक तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन इंडिया है, तो सेम विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ AV, असेसेबल वैल्यू का हिस्सा नहीं है. तो डिजाइन वर्क, डेवलपमेंट वर्क, अदर वर्क विच हैज बीन अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया विच इज रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, वो इंक्लूड होता है. ये या तो इंडिया में अंडरटेक हुआ, ये इंक्लूड नहीं होगा. उसके अलावा तो ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन अपन ने बहुत एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं. ये सब चीज़ अपने ऑलरेडी कवर्ड है, दैट इज ऑल्सो बीन कवर्ड. तो देखो प्राइस ऑफ मशीन क्या है, $20,000 है. फिर एयर फ्रेट है, इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपन क्या, इसको किस पे रेस्ट्रिक्ट करोगे, 20% ऑफ कस्टम्स FOB वैल्यू. ठीक है, डिज़ाइन चार्जेस पेड, ये जुड़ जाएगा. लाइसेंस फीस रिलेटेड टू इम्पोर्टेड गुड्स, ये जुड़ जाएगा. बाइंग कमीशन पेड बाय बायर टू हिज एजेंट इन USA, बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेबल. ठीक है, मटीरियल सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, द सेम वुड बी एडेड. इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया, ये भी क्या हो जाएगा, CIF वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएगा. देन कमीशन पेएबल टू लोकल एजेंट फॉर ऑफ द एक्सपोर्टर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, कमीशन पेएबल टू लोकल एजेंट भी इंक्लूड हो रहा है. फिर वापस से लिख दिया मटीरियल्स एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट आर वैल्यूड 50,000. अब बेसिकली स्टूडेंट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि भाई यही चीज़ वापस से रिपीट हुई है. हो सकता है ये उसको अलग माने तो बिल्कुल क्लियर लिखे कि मैं ऊपर वाले जो मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स है उससे अलग इनको मान रहा हूँ, तो ये भी ऐड हो जाएंगे. इंटरबैंक चार्जेस से मतलब है नहीं, CBIC रेट जो नोटिफाई करती है वो अपने को एक्सचेंज रेट के लिए काम में आएगा. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो $20 20,000 ये आ गई प्राइस. उसके बाद डिज़ाइन चार्जेस जोड़ दो आप इसके अंदर, डिज़ाइन चार्जेस जुड़ गए. ठीक है,
जो कि भारत के बाहर अंडरटेक किए, 300 ये जोड़ दिए। उसके अलावा लाइसेंस फीस जोड़ दो 200, 2000 लाइसेंस फीस, ठीक है। बाइंग कमीशन ये नहीं जुड़ेगा। और एक नीचे है लोकल एजेंट्स कमीशन 5% ऑफ प्राइस। लोकल एजेंट का जो कमीशन है ये जोड़ दो 1000। टोटल हो गया कितना? 20, 22, 23, 23,300। इसको कन्वर्ट कर लो CBIC के द्वारा जो नोटिफाइड रेट है, 23,300 इंटू 83, ये हो गई 19,33,900। उसमें जो मटेरियल सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट ये जोड़ दो 19,83,900। ये बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी कस्टम FOB वैल्यू हो जाएगी। ये कस्टम FOB वैल्यू हो जाएगी। इसमें ऐड कर देना एयर फ्रेट। एक्चुअल तो आ रहे हैं आपके कितने? 5,000 इंटू 83 और 20% ऑफ वॉट? 19,83,900। $396,780, 396,780, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाती है। ये जोड़ दो और इंश्योरेंस जोड़ दो एक्चुअल, इंश्योरेंस जोड़ दो एक्चुअल, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। $23,86,680, 23,86,680। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अब डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन करेक्ट प्रोविजंस। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था ये। और पहली क्वेश्चन जो भी, ये भी अपन ने दे रखा था ऑलरेडी, ये भी हमने दे रखा है। जैसे मिस्टर प्रकाश कुमार, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर GST लॉ, इज अ रेजिडेंट ऑफ सूरत गुजरात। कहाँ का रेजिडेंट है? सूरत गुजरात का। इसने एक ऑर्डर प्लेस किया है ऑन E-Shopee, एक E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फॉर सप्लाई ऑफ लैपटॉप विच इज टू बी डिलीवर्ड टू हिज सिस्टर मिस रिधिमा एट मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अपनी सिस्टर को देना है मुंबई महाराष्ट्र। प्रकाश ने ये ऑर्डर प्लेस किया ऑन E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड्स बिलिंग एड्रेस ऑफ हिज रेजिडेंस लोकेटेड इन सूरत। तो 10(1)(CA की जब हमने बात करी थी कि अगर सप्लाई किसको दी जा रही है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है। और एक सर्कुलर जारी किया गया था जहां प्लेस ऑफ जो डिलीवरी है और बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है। तो अब ये सर्कुलर ने बोला प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो डिलीवरी इसकी कहाँ दी गई है? रिधिमा को दी गई है मुंबई महाराष्ट्र में। तो डिलीवरी दी गई है मुंबई महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन अपन ने अपने इसमें शॉर्ट में पूछा था, प्लेस ऑफ सप्लाई में ये अपन ने पूछा था शॉर्ट क्वेश्चंस में। देखो, मैं जिसने शॉर्ट कर लिया ना वो तो 100% एग्जामिशन के करीब पहुंच जाएगा। उस समय की ये सही से। चैप्टर वाइज बना रखे हैं। सारे पॉइंट आते हैं इधर उधर। जैसे वैल्यूएशन चल रहा है अभी,
TOS आ गया। ये देखो, ये शॉर्ट यहाँ पे ABC ने ये सप्लाई किया है ओवर द काउंटर, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है। सेम फंडामेंटल चीज़ क्या है, सेम की सेम चीज़ें क्या है अपन ने यहाँ पूछी हुई है शॉर्ट में, वो एज इट इज क्वेश्चंस क्या है बेसिकली आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई जहाँ पे उसकी डिलीवरी दी गई है, मुंबई महाराष्ट्र। दूसरा देखिए, रितु इज अ प्रोप्राइटर ऑफ जी इन F center, JNF center, situated at Lucknow and registered in UP. Her client नेहा, ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दिल्ली में लोकेटेड है, पर्सनल ग्रूमिंग एंड फिटनेस की सर्विसेज दी जा रही है एट हर होम इन दिल्ली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जब पर्सनल ग्रूमिंग एंड फिटनेस है जो इंडिविजुअल को सर्विसेज दी जा रही है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगी, where services are actually performed. परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस हो गई। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, न्यू दिल्ली या दिल्ली जो भी है, ये इसकी बेसिकली क्या हो जाएगी, प्लेस बन जाएगी। देन डेकोर एंड डेकोर इज अ इंटीरियर डेकोरेटर फर्म लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड, enters into a contract with Diego of Italy to provide interior decorator service. Interior decorator service है in respect of two immovable properties of Diego, one located in Dehradun, Uttarakhand, and another located in Italy. ये इसी तरह का क्वेश्चन अपन ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, वो भी देख लो। मेजर्स पूर्वा इंटीरियर डिजाइनर है, हैविंग ऑफिस एट चेन्नई तमिलनाडु, प्रोवाइडेड प्रोफेशनल सर्विस टू नील who resides in Dubai for his two immovable properties in a single contract. One property is in India at outside India at Singapore and other properties in Gujarat. तो अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन में सर्विसेज दी है और एक टैक्सेबल टेरिटरी में और दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो फिर सर्विसेज कहाँ मानी जाती है, इन टैक्सेबल टेरिटरी मानी जाती है। सर्विसेज कहाँ मानी जाती है, इन टैक्सेबल टेरिटरी ही मानी जाती है। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन में गुजरात है वैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगी। अब ऐसे मत कर देना देहरादून कर दिया और इटली कर दिया, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पूरी पूरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, देहरादून उत्तराखंड ही रहेगी। तो ये एज इट इज क्वेश्चन अपने शॉर्ट में अपन ने पूछा था, वो आया। नेक्स्ट देखिए, SQR मिल्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलकाता रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ इन वेस्ट बंगाल gives a contract to LQR Private Limited of Varanasi registered under GST in UP to supply a machine which is to be assembled at printing plant of SQR mills located at भोपाल मध्य प्रदेश। तो जहाँ पे क्या है, गुड्स आर टू बी असेंबल्ड एट साइट, गुड्स आर टू बी असेंबल्ड एट साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ प्लेस ऑफ असेंबली या इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे असेंबली और इंस्टॉलेशन कहाँ कैरी आउट हो रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश। तो भोपाल मध्य प्रदेश केस के अंदर क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेजर्स विजय कम्युनिकेशन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड टेलीकॉम ऑपरेटर है, इज प्लानिंग टू बिड फॉर सिक्योरिंग राइट्स टू यूज स्पेक्ट्रम। तो भाई ये राइट्स टू यूज स्पेक्ट्रम है, ये राइट्स टू यूज स्पेक्ट्रम है, ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से राइट्स ले रहे हैं। तो फंडामेंटली ये RCM के तहत टैक्स लगेगा, इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लगेगा। और इसका एक डिटेल्ड सर्कुलर आया हुआ है, इसका एक डिटेल्ड सर्कुलर आया हुआ है, उस सर्कुलर का ही ये उन्होंने क्वेश्चन क्या है फ्रेम किया। पहले इंटर में भी इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किया था, फाइनल में कर दिया। तो देखिए, company appointed you to advisor as an advisor to give advice when the liability of payment of GST will arise in the following independent situations. ठीक है,
पहला केस क्या है, इन केस वेयर अपफ्रंट पेमेंट इज मेड, तो वेयर अपफ्रंट पेमेंट इज मेड टू द टेलीकॉम ऑपरेटर, जीएसटी इज पेएबल व्हेन पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट, सेड अपफ्रंट अमाउंट इज मेड। तो जीएसटी कब पेएबल हो जाएगा, जीएसटी इज पेएबल व्हेन सच पेमेंट इज मेड या पेमेंट इज ड्यू से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब क्या है, इन केस वेयर डेफर्ड पेमेंट इज मेड बाय टेलीकॉम ऑपरेटर इन 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो जब 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो गया तो सेम फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये किसके एम्बिट में आ गया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के एम्बिट में आ गया, क्योंकि द सर्विसेज आर बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। एंड अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस इज टू बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर दी ऑप्शन एक्सरसाइज बाय दी टेलीकॉम ऑपरेटर। तो जीएसटी वुड बी पेएबल एज एंड व्हेन द पेमेंट आर ड्यू और पेमेंट इज मेड विच इज अर्लियर। तो यहाँ भी ड्यू डेट जब असर्टेनेबल हो, जब ड्यू डेट असर्टेनेबल ही नहीं हो, इसमें बता नहीं रखा कि ड्यू डेट असर्टेनेबल है या नहीं है, तो दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, देन इनवॉइस इज टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम when the supplier of service basically receives the payment, that is DOT receives the payment. Thus in this case GST would be payable as and when the payments are made. अगर due date ascertainable नहीं है तो GST is payable as and when the payments are made. तो ये सर्कुलर देख लीजिएगा आप, उसके बेसिस पे क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। मेजर्स फैल्कॉन लिमिटेड imported goods worth rupees 3 crores after payment of custom duty of rupees 30 lakhs on 10th of September 2024. The duty concession of rupees for 15 lakhs was availed under the customs import of concessional duty rules. यानी 30 लाख रुपए की ड्यूटी इन्होंने दी है और 15 लाख का एक तरह से इन्होंने क्या है, कंसेशन अवेल किया, ये काम कर लिया इन्होंने। इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड, ये अब इन्होंने स्टार्ट किया बीइंग यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एज पर द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 2025। 3 जनवरी 2025 से ये काम में लेने लग गए उस कैपिटल गुड्स को। मेजर्स एक्स लिमिटेड क्लियर द अबव इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स after having been used for specified purpose on 15th of April। तो अब इन्हों को क्या करना पड़ेगा, जितना भी कंसेशन का बेनिफिट इन्होंने लिया, जितना भी कंसेशन का बेनिफिट इन्होंने लिया उसको इनको वापस पे करना होगा। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है कैपिटल गुड्स का वो 4% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर हो रहा है। फिर ड्यूटी कैलकुलेशन वर्कआउट होके आएगी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल ड्यूटी पेएबल बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स ऑन क्लियरेंस फॉर विच द एग्जेम्पशन वाज अवेल्ड, कितनी ड्यूटी लगनी है एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन और ड्यूटी ऑलरेडी पेड, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट नोटिफाइड अंडर 28A। यानी इंटरेस्ट 15% पर एनम से लग जाएगा जब तक कि आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं करते हो, जब से आपकी लायबिलिटी अराइज हो रही है जब तक आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं करते हो। वैसे 28A अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए आपको अलग से मार्क्स वो लोग दे दें। तो फंडामेंटली अब एप्लीकेबल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो आप पहले तो इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालो। डेप्रिसिएटेड वैल्यू यानी कितने क्वार्टर्स हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का एक क्वार्टर अलग से हो गया, 2 क्वार्टर हो गए, यानी 4% इंटू 2 क्वार्टर, ये डेप्रिसिएशन करो आप 8%। कितनी वैल्यू थी, 3 करोड़ की वैल्यू थी। 3 करोड़ की वैल्यू थी, इसका 8% यानी 24 लाख रुपए डेप्रिसिएट हो गया। तो ये हो गई कितनी, ये फंडामेंटली हो जाएगी आपकी 2
करोड़ और 76 लाख, ये वैल्यू हो गई। इस पे 15% ड्यूटी आपकी बनती, ये हो गई 4140। ये ड्यूटी आपको बनती, ऑलरेडी आप पे कर चुके 30 लाख, तो कितनी डिफरेंशियल ड्यूटी पे करनी है? डिफरेंशियल ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी 11,40,000 रुपये। ठीक है, जब से बेसिकली आपने बेनिफिट ऑफ कंसेशन अवेल किया, ठीक है, तब से लेके जब तक आप ये ड्यूटी पे नहीं कर देते हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट रेट ऑफ 15% पर एनम। 28A के प्रोविजंस बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेजर्स XYZ रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र under GST made following supplies during last week of October. Considering the below mentioned independent supplies, you are required advise us to with the appropriate reasoning applicability of TDS provisions. TDS से related issue था on supplies made by XYZ along with quantification of the amount of TDS. TDS के amount quantify करना है if applicable. Value of supply exclusive of GST unless otherwise stated, ये exclusive of GST है, value of supply. Applicable rate of GST on outward supplies ये दे रखी है। अब देखो ये TDS का सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने अपने शॉर्ट में पूछा था, ये देख लीजिए TDS वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जो शॉर्ट में एज इट इज क्वेश्चन अपन ने पूछा था TDS वाला। तो क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट में, कि कौन सा क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो। इतने तो देखो, ये था TDS रिलेटेड। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अब जैसे ये था, यहाँ पे 972 की वैल्यू आ रही थी, जिसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई की भी वैल्यू है और टैक्सेबल की। तो यही पॉइंट यहाँ आ गया कि प्रोवाइडेड सप्लाई वर्थ 20,000 एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्थ 40,000 इन इनवॉइस टू गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली वेयर कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है, आउट ऑफ इस 2,60,000 इज टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग GST। तो 2,60 टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग GST। अपने को तो टैक्सेबल वैल्यू कंसिडर करनी है। अगर ये 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू तो इंक्लूड करनी ही नहीं है। तो अब ये 2.5 लाख से अगर एक्सीड कर रही है, तब तो आप कर लो कंसिडर, अदरवाइज आप तब तो TDS होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2,60,000 डिवाइड बाई 118, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 2,20,339 आ रही है। तो क्योंकि ये 2,20,339 आ रही है, या 338.98 कर लो, तो यहाँ पे TDS की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सिंस द वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹2,50,000। दूसरा देखो, प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग ₹20 लाख टू मुंबई ऑफिस ऑफ NHB सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी मुंबई। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहाँ रजिस्टर्ड है, ये महाराष्ट्र में ही रजिस्टर्ड है। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। तो इस 20 लाख रुपए पे TDS हो जाएगा 1% CGST, 1% SGST।
सेम क्वेश्चन अपन ने पूछा हुआ है शॉर्ट शॉर्ट. देन प्रोवाइडेड टैक्सेबल सर्विसेज वर्थ ₹5 lakhs टू गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये रजिस्टर्ड इन HP है. डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी लोकेटेड इन नागपुर. तो अब यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? ये प्रॉपर्टी है लोकेटेड इन नागपुर, नागपुर है. और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है. तो अपन ने पढ़ा था कि यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम लोकेशन ऑफ व्हाट? द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो उस केस के अंदर क्या होएगा? ये TDS नहीं होएगा. यहाँ पे वो TDS नहीं काट सकता, बिकॉज व्हाट? जहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट. तो कैसे काटेगा TDS? जो वहाँ TDS कौन सा काटेगा? इसलिए उन्होंने बोल रखा है कि इस केस के अंदर TDS नहीं होगा, क्योंकि अगर ये काटता महाराष्ट्र का मतलब HP का, तो CGST SGST HP का काटता तो इसको क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए यहाँ कोई बेसिकली TDS नहीं है. देन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स वैल्यूड 1 लाख, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख है. सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2,50,000, नो TDS. यहाँ भी कोई TDS नहीं होगा. देन प्रोवाइड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आयरन स्क्रैप. प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आयरन स्क्रैप 3 लाख टू GGS प्राइवेट लिमिटेड, अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड रजिस्टर्ड इन GST इनसे मुंबई महाराष्ट्र. तो सेल ऑफ आयरन स्क्रैप. तो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ आयरन स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन इज नोटिफाइड टू डिडक्ट से TDS. तो यहाँ पे TDS हो जाएगा. तो ये 3 लाख का 1%, 3 लाख का 1% CGST हो गया और SGST हो गया. तो ये भी अपन ने TDS का सेम क्वेश्चन हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था. ये भी देख लो अब आप, एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर यही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. यही सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आवर शॉर्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखिए, RRFI हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस, वन इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु and another in state of Karnataka. Aggregate turnover in financial year 23-24 for both the place of business 3.27 करोड़ और 1.47 करोड़ है. इनका टर्नओवर 3.27 है और 1.47 है, तो 4.74 करोड़ है. तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. सो दे कैन ऑप्ट फॉर से QRMP स्कीम. QRMP क्वेश्चन, तो क्या वो ऑप्ट कर सकते हैं कि QRMP? डेफिनेटली वो ऑप्ट कर सकते हैं. पहली बात तो ये देख लो. अब ये चाहते हैं कि एक जगह के लिए वो QRMP स्कीम ऑप्ट करें और दूसरी जगह के लिए चाह नहीं रहे QRMP की स्कीम के लिए. ठीक है, एक जगह के लिए चाह रहे हैं रेगुलर रिटर्न फाइलिंग ऑन मंथली बेसिस. तो ये ऑप्शन जो है GSTIN वाइज होता है, ये GSTIN वाइज होता है. QRMP स्कीम में दे रखा है, तो दे कैन डू सो. एक जगह के लिए QRMP में आ जाएं, दूसरी जगह के लिए QRMP में नहीं आए. तो ये क्वेश्चन अपने ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है, बुक के अंदर भी कवर्ड था. एंड दिस वॉज सिंपल वन. एक बार अगर आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात उस केस में नहीं है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एग्जामिन द स्टेटमेंट. वंस अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर has complied with the dynamic QR code requirement for issuing invoices. QR code का पिछली बार भी आया था, डायनेमिक QR code का इस बार फिर आ गया. The supplier using such e-commerce portal for B2C supplies will not be required to comply with the requirement of dynamic QR code. तो क्या ये वैलिड है क्या स्टेटमेंट? तो दिस स्टेटमेंट बेसिकली इज नॉट करेक्ट. तो जो डायनामिक QR कोड के जो रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली अप्लाई टू ईच सप्लायर सेपरेटली. इन केस सप्लायर इज मेकिंग सप्लाई,
through e-commerce portal or say e-commerce application, and the supplier gives cross reference of payment received in respect of said supply on invoice, then such invoices would be deemed to have complied with what? The dynamic QR code requirement. They are asking for validity. Validity ये statement valid नहीं रहेगा, because each supplier has to separately what? Go for dynamic QR code. And in case of in cases other than say prepaid supply, where payment is made after generation or say issuance of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code on the invoice. In that case, supplier has to provide dynamic QR code on that invoice. फिर यही क्वेश्चन हमने अपने जो है एग्ज़ाम का टेस्ट होते हैं अपने मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट में यही सेम क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय अस इन आवर मॉक टेस्ट पेपर. तो ये देखिए, सराज ऑफ जर्मनी फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन ओरिजिन है, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है, टूर पे आया हुआ है, तो उसको जनरल फ्री अलाउंस कितना मिलेगा? 15,000 रुपये से ज़्यादा का जीएफए इसको नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे ये क्या लाया है? 140 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स 120 रुपये के हिसाब से, तो 100 स्टिक्स आप क्या है एकोमोडेट कर सकते हैं. जीएफए में कितनी एकोमोडेट हो जाएगी? जो दे रखा है 100 स्टिक हो जाएगी 120 के हिसाब से, यानी जीएफए में 12,000 रुपये ये एकोमोडेट हो जाएंगे. बाकी पे ड्यूटी अलग से लगेगी. ट्रेवल सोवेनियर्स एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. आर्टिकल्स कैरिड इन पर्सन, ये भी जीएफए में एकोमोडेट हो गए. फायर आर्म्स विथ 110 कार्ट्रिज, वैल्यू इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ कार्ट्रिज. फायर आर्म लेके आ सकते हैं. 50 कार्ट्रिजेज अलाउड है, ठीक है, 50 कार्ट्रिज, तो 50 कार्ट्रिज अलाउड है. तो इसमें कितनी, पहले कार्ट्रिज कितनी? 110 है ना, इंटू 510, यानी 56 100, ये हो गया 56 100 माइनस 110 53 900. आप कितनी लेके आ सकते हो? 50 कार्ट्रिजेज आप लेके आ सकते हो. 50 कार्ट्रिजेज आप इसमें लेके आ सकते हो, ठीक है. कितनी ला सकते हो? 50 कार्ट्रिजेस ड्यूटी फ्री 510 के हिसाब से. तो ये कितनी लेके आ सकते हो? 25,500 लेके आ सकते हो. हाँ, तो कितना जीएफए के अंदर अकोमोडेट हो जाएगा? फायर आर्म्स को छोड़ के 50 कार्ट्रिजेस हो जाएगी फायर आर्म्स की. तो उस केस के अंदर क्या है, ये 50 कार्ट्रिजेस की जो वैल्यू आ रही है, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन व्हाट? जनरल फ्री अलाउंस. 25,500 आ गई ये वैल्यू, ठीक है, 25,500 तो ये आई थी. तो टोटल कितना आ गया जो जीएफए के अंदर अकोमोडेट हो रहा है? 12,000, 125 500 एंड 25 500, इनको जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू? ये आ गई आपकी 1,63,000 आ गया. इसमें से हमने जीएफए कम कर दिया 15,000 का, और बचे हुए पे ड्यूटी लगा देना भैया 38.5%. ये आ जाएगी 56,980, 56,980 आ जाएगी इसके अंदर ड्यूटी. तो इसी तरह का क्वेश्चन अपन ने एग्ज़ाम में पूछा था. जो अपना सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट हुआ था, वो जिसमें सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज थी, तो यही तरह क्वेश्चन अपन ने पूछा था. देखो यहाँ पे, एक सेकंड देखिए, ये ट्रेवल सोवेनियर्स, अदर आर्टिकल्स कैरिड ऑन पर्सन, 80 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स, 30 कार्ट्रिजेज ऑफ फायर आर्म. मतलब बिल्कुल सेम प्रोविजंस रिलेटेड क्वेश्चन अपने जो सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, जिसके
क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल थे, मतलब ये एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पूछा था। तो आप देखिए पूरा का पूरा पेपर या तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस या आपके जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इस बच्चे ने कर ली, वो एज इट इज पूरा का पूरा पेपर इधर से ही आ रहा है। अब ये कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी वाला क्वेश्चन भी था, ये एंड यूज वाला, कि भाई इसने मशीनरी इंपोर्ट करी और मशीन को क्लियर करना चाह रहा है। तो एक बार अगर आपने पढ़ लिया कि वो डेप्रिसिएशन कैसे होएगा, कंसेशनल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, नॉर्मल 20 थी। अब वहाँ पे अगर ये चीज़ कर लेते हो, आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो वो कंसेशनल वाला क्वेश्चन भी आप एज इट इज कर सकते हो। तो फंडामेंटली पेपर की जो कवरेज थी वो सारा का सारा जो शॉर्ट शॉर्ट है, और जो अपने एमसीक्यूज थे, और जो अपने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज थे, और ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज अपन ने कंडक्ट करी थी, जिन बच्चों ने दिए उनको सब पता है, और उनको एग्जामिशन मार्क्स लाने ही पड़ने चाहिए। दे मस्ट डेफिनेटली स्कोर व्हाट एग्जामिशन मार्क्स। फिर भी फंडामेंटली कोई गलती उनकी नहीं होनी चाहिए, अगर करते हैं तो बेवकूफ़ी है, फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। आज भी खरीद सकते हो आप चाहो तो, वो सब सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर अगर आपको बिलीफ नहीं हो रहा था, आप आज भी खरीद लो। और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो आज भी खरीद लो, वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। शायद वो अब एक्सपायर होने वाले होंगे जल्दी, क्योंकि उतने लिमिटेड टाइम के लिए वो रहते हैं। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद किस बात के लिए रखना। तो एक्स आर रजिस्टर्ड पर्सन द जीएसटी issued invoice without actual supply of goods for taxable value amounting ₹20 करोड़। ये सर्कुलर आया हुआ था कि विदाउट एक्चुअल सप्लाई आपने क्या है, सिर्फ इनवॉइस जारी कर दी। सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज इशू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74 डिटरमाइनिंग डिमांड, बोले सीजीएसटी और एसजीएसटी की डिमांड क्रिएट कर दी, पेनल्टी लगा दी थी, और इंटरेस्ट चार्ज करने की बात करी इस पर। तो अब ये सर्कुलर जारी हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं कि कैन द अमाउंट ऑफ टैक्स बी डिमांडेड इन सच केस। तो क्या यहाँ पे टैक्स डिमांड किया जा सकता है जब अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है, तो किस बात का टैक्स। बेसिकली सिंस इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट द अंडरलाइंग सप्लाई डज नॉट क्वालिफाई ए सप्लाई, तो सेम इसका सर्कुलर जारी हुआ है, सेम डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, ये सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहा। और जब ये सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर नो टैक्स लाइबिलिटी वुड अराइज। सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहा तो कोई टैक्स लाइबिलिटी उस केस के अंदर अराइज नहीं होगी, टैक्स कैन नॉट बी डिमांडेड। तो अब क्या ये कोग्निजेबल ऑफेंस है क्या। तो बेसिकली जहाँ टैक्स इवेजन एक्सीड्स ₹5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन है, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली वो क्या होता है, कोग्निजेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है। अब यहाँ पे इन गिवन केस जो ऑफेंस है नॉन कोग्निजेबल है, सिंस द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और आईटीसी अवेल्ड, जो कि आईटीसी अवेल्ड है या रॉन्गली पास्ड ऑन है या डिस्ट्रीब्यूटेड है या इरेगुलर रिफंड है, तो उस केस के अंदर रिफंड क्लेम फ्रॉडुलेंटली है, डज नॉट एक्सीड 500 lakhs, तो बेसिकली इट इज अ नॉन कोग्निजेबल, तो ये नॉन कोग्निजेबल रहेगा। उसके बाद है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एक्स हैज बीन कन्विक्टेड, कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इसके ऊपर। तो चूंकि यहाँ जो आईटीसी जो रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज है, एक्सीड्स ₹200 lakhs यानी 2 करोड़ से ज़्यादा है, बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ टर्म which may extend to 3 years and with fine, ठीक है, ये इम्प्रिजनमेंट हो सकता है यहाँ 2 करोड़ से 5 करोड़ मतलब के बीच में, दिस इज व्हाट द इम्प्रिजनमेंट। पनिशमेंट हो सकता है 3 years एंड विथ फाइन। अब कितनी पेनल्टी लगा सकते हैं इसके, एक तो 10,000 रुपये सीजीएसटी में प्लस 10,000 रुपये एसजीएसटी में, 10,000 रुपये, एंड द आईटीसी रॉन्गली से पास्ड ऑन
100% of the ITC wrongly passed on. तो CGST कितना आ रहा था 1.8 करोड़, SGST 1.8 करोड़, ठीक है, ये पेनल्टी इसके ऊपर लग सकती है. अबव अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेविएबल ऑन पर्सन हु एड्स और अबेट्स द अबव ऑफेंसेस. अगर कोई पर्सन हु एड्स और अबेट्स द अबव ऑफेंसेस, उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी 25,000 रुपीज़ ईच फॉर CGST प्लस SGST. तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था. इसी तरह क्वेश्चन अपन ने पूछा हुआ भी है. नेक्स्ट देखिए, करीम एसोसिएट्स एक सप्लायर है, वॉज इशूड शो कॉज नोटिस अंडर 74 of the CGST Act 2017 by the adjudicating authority in final order dated 30 August 2024 issued by Measures Kareem Associates, the additional commissioner of central tax, okay, confirmed tax demand confirm करी 60 लाख की, demand on account of penalty equal to the amount of equal amount and interest, 16 लाख का इंटरेस्ट was also confirmed. ठीक है, ये काम किया. 60 लाख का तो इसने टैक्स लगा दिया, डिमांड 60 लाख की क्या लगा दी, पेनल्टी कर दी, और 16 लाख का क्या डिमांड कर दिया, इंटरेस्ट कर दिया. हाउ द रिविजनल अथॉरिटी यूजिंग द पावर्स अंडर 108 ऑफ द CGST एक्ट ऑन इट्स ओन मोशन कॉल्ड फॉर द रिकॉर्ड्स एंड फाउंड दैट द ऑर्डर पास बाय द एपिलेट अथॉरिटी इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एरनियस. उसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, और इसमें 70 लाख कर दी इसकी टैक्स डिमांड, 70 लाख रुपए की कर दी पेनल्टी, और 20 लाख रुपए का कर दिया इसने इंटरेस्ट, ये बढ़ा दिया. सप्लायर ने क्या किया, एडमिट किया. सप्लायर ने एडमिट कर रहा 20 लाख का डिमांड, 20 लाख की पेनल्टी, टैक्स एडमिट कर लिया, पेनल्टी एडमिट कर ली, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी एडमिट कर लिया, एंड डिपॉजिटेड द एडमिटेड टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ये जमा करा दिया 30/11 को ये जमा करा दिया. फॉर द बैलेंस अमाउंट सप्लायर डिसाइडेड टू फाइल एन अपील एंड अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दिस पर्पस. अब अपील वॉज फाइल्ड विद द नेसेसरी प्री डिपॉजिट जमा करा दिया, एंड सेम वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ करीम एसोसिएट्स डेटेड ऑन 28 फरवरी के फेवर में, करीम एसोसिएट्स के फेवर में ये डिसीजन आ गया. ये जमा कराया है कब, ये देखते हैं. द एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट वॉज मेड ऑन 1/3 एंड ये रिफंड जो ग्रांट किया गया है वो 14/3 को ग्रांट किया गया है. अब ये कह रहा है, कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग. क्या ये पूछ रहा है, क्या एपिलेट अथॉरिटी है टू विच करीम एंड एसोसिएट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल अपील. कौन सी एपिलेट अथॉरिटी है? अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी आपको GST 80 के अंदर जाना है. अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन GST 80 में जाना है. कितना अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड? पहले जो 20% ऑफ, एक तो एडमिटेड टैक्स था, इंटरेस्ट और पेनल्टी, प्लस 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट की जगह अब 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट हो गया है. आपके लिए 20% था, अब नए लॉ में जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 एक्ट जो अमेंडमेंट आया 1 नवंबर से, ये क्या हो चुका है, 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट हो गया है. तो कितना प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड रहेगा इसमें? अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने, बच्चों ने अगर इसको किया, जिन्होंने पेपर लिखा, उन्होंने 70 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का तो टैक्स एडमिट कर लिया, तो टैक्स इन डिस्प्यूट क्या रह गया, 50 लाख. तो 50 लाख का 20% यानी 10 लाख रुपए प्री डिपॉजिट इनको करना है. 10 लाख रुपए प्री डिपॉजिट इनको करना है. और जो नए वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 50 लाख का 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट ही प्री डिपॉजिट करना है इनको, 5 लाख रुपए का प्री डिपॉजिट करना है. ठीक है. अब ये कह रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन रिफंड ऑफ सच प्री डिपॉजिट.
अब कितना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेसिकली, प्री डिपॉजिट कब कराया है, ये एडमिट कर लिया एंड डिपॉजिटेड द एडमिटेड इन टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन 30/11 फॉर बैलेंस अमाउंट सप्लाई डिसाइडेड टू फाइल एन अपील अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट अपील वॉज फाइल्ड विद नेसेसरी प्री डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अब ये प्री डिपॉजिट बेसिकली इन्होंने कब कराया, वो इशू है कि जब से कराया है तब से लेके जब तक इसको पैसा वापस नहीं मिल जाता तब तक का इंटरेस्ट मिलेगा, तब तक का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो डिपॉजिट यही मान लेते हैं इसी दिन कराया है, 30/11 को ही करा लिया, तो इसको प्री डिपॉजिट जो किराया है, ये तो एडमिटेड टैक्स वो तो रिफंड होगा नहीं। ठीक है, प्री डिपॉजिट जो इसने कराया है उसका रिफंड मिल जाएगा, उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा 10 लाख पे, इंटू 9% इंटू, देखो 30 को कराया था तो 31 तो दिसंबर के दिन हो गए, जनवरी के 31 हो गए, और फरवरी के 28 हो गए, और मार्च के 14 दिन हो गए। ये ब्याज मिल जाएगा इसको, तो देखो कितना मिल गया, कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा आपको। ₹10,00,000 इंटू 9% इंटू 30, इसके डेज गिनो, 104 दिन के, तो 10,00,000 इंटू 9% इंटू 104 डिवाइड बाय 365, ये आ जाएगा 25,643 रुपीज़ एंड 83 पैसा इंटरेस्ट। और अगर नए बच्चे लिखते हैं तो 5 लाख की प्री डिपॉजिट है इनका, तो 5 लाख का मिल जाएगा उनको इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये 3 हो गए। चौथा है द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड assuming if appeal is to be filed against the orders of appellate authority and original demand and after considering the same amount of payment admitted। तो अब यहाँ पे इन्होंने इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में गए तो 40 लाख रुपए का टैक्स डिस्प्यूट हो गया। देखो 60 लाख रुपए थे, 20 लाख आपने एडमिट कर लिए, तो 40 लाख का 10% प्री डिपॉजिट हो जाएगा, 40 लाख का 10% प्री डिपॉजिट हो गया, यानी 4 लाख रुपए तो ये हो गया। और जो भी आपने एडमिट किया टैक्स 20 लाख का एडमिट किया था, 20 लाख की पेनल्टी एडमिट करी थी, इंटरेस्ट एडमिट करा था 5 लाख का, तो 49 लाख रुपीज एक तरह से यहाँ पे प्री डिपॉजिट आपका आ रहा है। 49 लाख वर्कआउट होके आ रहा है। ठीक है, 49 लाख आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर्स अंकुश इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम फ्रांस एंड अप्लाइड फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ द सेड गुड्स। फ्रांस में से इंपोर्ट किया, वेयर हाउसिंग कराई, प्रॉपर ऑफिसर मेड एन ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन वेयर हाउस ऑन 21 May 24। अंकुश ने सेम डे को गुड्स डिपॉजिट करा दिए एंड गुड्स वर री एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन 15 अक्टूबर। तो पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग बेसिकली क्या होता है, 90 डेज होता है, पर इसने री एक्सपोर्ट कर दिए 15 अक्टूबर को। कस्टम डिपार्टमेंट वांट्स टू लेवी इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी डेफर्ड एज गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस अंडर 60 सबसेक्शन 1। तो अपन को ये अपना एक केस लॉ हुआ था जो अपन ने डिस्कस भी किया था, प्रतिभा प्रोसेसर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी क्या इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब जब वैन ड्यूटी पेएबल ही क्या हो गई है, नील है, क्योंकि इंपोर्ट करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अब ड्यूटी पेएबल ही नील है। तो जब ड्यूटी जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना वही नील हो गई, तो इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी
नॉट बी लेविड। ये प्रतिभा प्रोसेसर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है। तो बेसिकली इफ द गुड्स इन अ वेयर हाउस आर देयर डिपॉजिटेड एज पर द प्रोविजंस रिमेन इन वेयर हाउस बियॉन्ड 90 डेज, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। किस रेट से देना पड़ता है? 15% पर एनम से देना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ से 90 डेज टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ये तय है। परंतु अब किस पे देना पड़ता है? ड्यूटी के अमाउंट पे। अब ड्यूटी का अमाउंट अगर नील हो जाएगा तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रतिभा प्रोसेसर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि वेयर हाउस गुड्स आर क्लियर्ड बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल और ड्यू ऑन द वेयर हाउस गुड्स। तो इन दिस केस सिंस द गुड्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कोई ड्यूटी पेएबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोई इंटरेस्ट आपको देना नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा। फिर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टेट द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो भाई क्या पावर थे? देखा था अपने, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग ओथ, इशूइंग कमीशंस, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब है। दे हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर्स, जो भी अथॉरिटी के समक्ष जो प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। फिर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के प्रोविजंस लिखने थे कि अगर आपने अपना रिटर्न GSTR 3 भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, चाहे मंथली या क्वार्टरली हो, या फिर फाइनल रिटर्न आपने फर्निश नहीं किया है, ठीक है, या फिर क्या है, नोटिस जारी होने के बाद भी आप विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम सच नोटिस यू डू नॉट फर्निश द रिटर्न्स, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर विल असेस द टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। एंड ये असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। एंड उसके बाद अगर आप वैलिड रिटर्न फर्निश कर देते हो विद इन 60 days ऑफ सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, तो असेसमेंट ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। और उसके अलावा 60 days का फर्दर पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, 60 days फर्दर 100 रुपीज़ पर डे की फीस के साथ, तो ये डिले की फीस के साथ। तो ये सब आपको थ्योरेटिकल प्रोविजंस लिखने थे। स्पेशल ऑडिट का क्वेश्चन आया था इस बार भी, तो ये दो ही सर्कमस्टांस के अंदर स्पेशल ऑडिट हो सकती है, वैल्यू के केस में हो सकती है और आपके ITC रॉन्गली अवेल्ड के केस में हो सकती है स्पेशल ऑडिट। अब यही क्वेश्चन वहाँ MCQ भी आया था, जो आपका कौन सा वो MCQ बना था, जो आपका 6 पेपर था, वहाँ ना तो वैल्यू का इशू था ना ITC का इशू था, वहाँ तो शायद उन्होंने क्लासिफिकेशन का इशू था जो कि डिस्प्यूट में था, उसके रिलेशन में स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट की गई थी। वहाँ स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट नहीं हो सकती, वहाँ स्पेशल ऑडिट के रिलेशन में क्वेश्चन दिखा गया, लोग उसमें बुक पढ़ रहे हैं और साथ में ये भी लिख के आ रहे हैं कि भाई हाँ 90 दिन का पीरियड है, 90 दिन एक्सटेंड हो सकता है, वो थोड़ी आंसर होएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन या एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर द ऑफिसर, यानी पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स की, और ऑफिसर कौन हो? नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC, दे मे हैव रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इज ऑफ द ओपिनियन कब कि वैल्यू हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड या क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड। ये दो ही केसेस हैं, वैल्यू हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड और क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड। तो फिर वो क्या है, स्पेशल ऑडिट क्या की जा सकती है? डायरेक्ट की जा सकती है विद अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। तो ये सब लिखना है, और स्पेशल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट एज नॉमिनेटेड बाय देम विल कैरी आउट द सेम। तो वहाँ पे जो आपका MCQ आया था, वहाँ ITC इशू नहीं था, वहाँ वैल्यू इशू नहीं था, और आपने स्पेशल ऑडिट का आंसर लिख रहे हैं 90 दिन में, या हो सकती है और एक्सटेंड हो सकती है, ये सब। तो ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। और फिर इसी तरह से जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है आपके वहाँ पे दे रखे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी दे रखा है कि एक्सपोर्ट में क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, रेलवे रिसिप्ट या पोस्टल रिसिप्ट, कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, और शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। वहाँ इंपोर्ट में वो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट की जगह क्या हो जाएगा? बिल ऑफ एंट्री हो जाएगी, बाकी दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो फंडामेंटली देखो आप पेपर को, तो पेपर एक एवरेज पेपर था, और जिन लोगों ने अपने MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस केस सिनेरियो बेस्ड MCQs किए हुए हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली दे वुड स्कोर एग्जामिनेशन मार्क्स, क्योंकि सारे के सारे शॉर्ट मैंने आपको मिला के दे दी। 50 नंबर का पेपर तो वहीं से ही आ रहा है एज इट इज़, तो आपको करने में कोई डिफिकल्टी एज सच नहीं होनी चाहिए। सो जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आगे वाले सितंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे
और जो जनवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए ये डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन रहेगा, उनको भी अपना फोकस वैसे ही करना है और तैयारी उसी हिसाब से करनी है। कंपाइलर आप करिए अच्छी से, पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव बुक अपने को अच्छी से करनी चाहिए, फिर आपको समरी पे आना चाहिए। डायरेक्टली अगर आप समरी पे आओगे तो फिर कोई भगवान ही मालिक है फिर उस केस में क्या हो क्या नहीं हो। लोग समरी 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 करके अपने IBS के पेपर की भी समरी कर रहे हैं, उसके लिए भी पूरी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, पूरे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट। वहाँ जाके सीधे डायरेक्ट मोटी बुक थोड़ी देख सकते हो आप, पहले उसको पढ़ा होगा तभी तो देखोगे। तो दिस वॉज आवर डिस्कशन रिलेटिंग टू वॉट दिस पेपर नंबर 5 relating to the indirect tax laws. Thank you very much for your patient listening.